दोस्तों नमस्कार। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि केजरीवाल साहब ने जहां जहां पे भी टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल किया है किसी भी खरीदारी में या किसी भी ठेकेदारी में, आप उसकी जांच करा लीजिए, वहां आपको घपला मिलेगा ही। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। जब आदमी की नीयत खराब होती है, एक कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ फ्रॉड करके अपनी इमेज चमकाने का काम किया, चाहे वो एनजीओ थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसमें जिस तरह से अपने पोस्टर पे खुद ही कालक पुतवा ली जाती थी। जो लोग वहां पोस्टर चिपकाने जाते थे उनको कहा जाता था कि पहले आप पोस्टर चिपकाइए और फिर उस पर कालक पोत दीजिए। और फिर मनीष सिसोदिया उस समय जी टीवी में काम करते थे, उनको कहा जाता था कि आप इसका न्यूज बनाइए। और ये मिली भगत सिर्फ आम आदमी पार्टी बनने से नहीं, ये उसके बहुत पहले से चल रही। तो जब नीयत ऐसी हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग ईमानदार हो जाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता। कुछ चीजों में जब जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता है वो नहीं सुधारे जा सकते। और ये जो इस तरह की बेईमानी है, जो करप्शन है, आप इसको, जो करप्ट लोग हैं, आप उनका जेनेटिक डिफेक्ट मान सकते हैं। क्योंकि वो कहीं भी रहेंगे, कुछ भी करेंगे, वो उसमें अपने 2 नंबर के काम करने से बाज नहीं आएंगे। और आज जो एलजी ने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए जो सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, वो कोई नई बात नहीं। थोड़े दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं, जहां पे इमरजेंसी वार्ड है, जहां पे कैजुअलिटीज आती हैं, वहां पे हालत बहुत खराब है। ना वहां सुविधाएं हैं, ना डॉक्टर हैं, ना वहां मेंटेनेंस है, ना वहां इक्विपमेंट काम कर रहे हैं। बुरा हाल है और इसमें सुधार की जरूरत है। और ये पीआईएल आज की नहीं थी, ये 2017 से चल रहा था मुद्दा। तो पिछले 5-6 साल से कोई काम नहीं हुआ। इसी मुद्दे पे मैंने एक वीडियो बनाया था 11 दिसंबर 2023 को। आप मेरे वीडियो की लिस्ट में 11 दिसंबर पे जाइए और आपको वहां ये पता लगेगा कि केजरीवाल सरकार ने अभी तक हेल्थ सर्विसेज के नाम पे 1,30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हॉस्पिटल सुधारने के नाम पे, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, फ्री दवाइयां बांटने के नाम पे, वगैरह वगैरह। तो सवाल यह है कि 1,30,000 करोड़ रुपए गया कहां? ना हॉस्पिटल बने, ना मेंटेनेंस हुआ, और दवाइयां भी आई तो वो भी डुप्लीकेट। तो ये पैसा गया कहां? तो जो सीबीआई की इंक्वायरी की बात की गई है, ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं, सिर्फ दवाइयां ही नहीं, जो वहां पे बैंडेज आती है, जो वहां पे बाकी कंज्यूमेबल्स आते हैं, एलजी साहब को इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा देना चाहिए और इसमें फूड सप्लाईज को भी शामिल कर लेना चाहिए। क्योंकि पूरा का पूरा घपला आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी बहुत सिमिलर होती है। मैं सीबीआई के लिए करीब 5-6 सवालों की एक लिस्ट दे रहा हूं और आप सबसे निवेदन है कि आप उसमें जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जो सीबीआई को जांच करनी चाहिए वो ये कि ये कौन सी कंपनियां थी जो लगातार डुप्लीकेट स्पूरियस माल दे रही थी। इनके अलावा और कितनी एक कंपनियां थी जिनको इन दवाइयों के ऑर्डर जाते थे। क्या ये खास कंपनियां थी या ये बार बार कंपनियां बदली जाती थी? इस बात को जानना जरूरी है, क्योंकि जो कंपनियां सबसे ज्यादा सप्लाई दे रही हैं एक्सपेंसिव मेडिसिन को दिल्ली सरकार को, उसमें मेरा सीबीआई से निवेदन है कि यह भी जांच करें कि जो उन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कहीं उसमें आम आदमी के नेताओं के कोई लोग तो नहीं है, कहीं इनके अपने आदमी तो नहीं है। क्योंकि लीकर घोटाले में हमने ये देखा, शराब घोटाले में, कि संजय सिंह के जो अपने खास आदमी थे, वो जो व्यापारी थे, उनकी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठा दिए गए थे। यहां हो सकता है कि डायरेक्ट ना हो, रिश्तेदार हो, इनडायरेक्ट हो, की मैनेजमेंट पोजीशंस पे इनके लोग हों। इस बात को आपको इन्वेस्टिगेशन में कवर करना चाहिए।
इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको हमें समझने की जरूरत है कि इन कंपनियों से जो दवाइयां आती थी इनकी सैंपलिंग कौन करता था। क्या सैंपल वहीं से आते थे या इंस्पेक्टर जाके खुद सैंपलिंग करते थे। उन इंस्पेक्टर्स की भी पूंजी की जांच होनी चाहिए, उन एसेट्स की भी जांच होनी चाहिए, उन इंस्पेक्टर्स के जो इस पूरे इंस्पेक्शन सिस्टम में इन्वॉल्व थे। दोस्तों, चाहे वो फूड में मिलावट हो, चाहे दवाइयों में मिलावट हो, चाहे पेस्टिसाइड में मिलावट हो, चाहे बीज में मिलावट हो, चाहे यूरिया में मिलावट हो, किसी भी चीज में मिलावट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें इंस्पेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं हो। मैं अपने अनुभव से 30 साल के अनुभव से बता सकता हूं कि बगैर इंस्पेक्टर्स की मिली भगत के आप गड़बड़ कर ही नहीं सकते। यह बात आपको माननी होगी। तो जहां पे भी, चाहे वो बाजार हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे हॉस्पिटल हो, जहां पे भी आपको घपला दिखे, मिलावट दिखे, 2 नंबर का काम दिखे, सब स्टैंडर्ड दिखे, स्पूरियस दिखे, समझ लीजिएगा कि वहां के इंस्पेक्टर इस गोरख धंधे में मिले हुए हैं। उनकी परमिशन, उनके कट के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कानून ने उनको इतनी ताकत दी हुई है कि वो चाहे तो फैक्ट्री बंद करा सकते हैं। लेकिन कभी आपने किसी इंस्पेक्टर को कोई फैक्ट्री बंद करते देखा आज तक? क्या आपने किसी इंस्पेक्टर को, किसी भी घपलेबाज को जेल भेजते देखा? आप देख लीजिएगा कि जितने भी ये सैंपल उठे थे उन सब की रिपोर्ट पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब कि ये सब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब सवाल ये आता है कि सैंपल किसने उठाए, और अगर ये डुप्लीकेट सैंपल थे तो किस लेबोरेटरी में टेस्ट हुए। आप सिर्फ अधिकारियों को, परचेज डिपार्टमेंट तक इस इन्वेस्टिगेशन को मत रोकिएगा। सीबीआई से मेरा निवेदन है कि बगैर लेबोरेटरीज की मिलीभगत के आपको सर्टिफिकेट, पॉजिटिव सर्टिफिकेट मींस अप्रूव्ड सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। इसका मतलब सैंपल में गड़बड़ हुई और लैब में जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, बगैर उनकी मिलीभगत के ये काम हो ही नहीं सकता। अगर उसमें प्राइवेट लैब्स इन्वॉल्व हैं तो आप ये मान के चलिए कि प्राइवेट लैब्स जनरली नेगेटिव रिजल्ट नहीं देती हैं। ऐसी प्राइवेट लैब्स को ढूंढा जाता है जो स्पूरियस प्रोडक्ट को भी गुड क्वालिटी का सर्टिफिकेट दें। लॉजिक बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर लेबोरेटरीज फेक सर्टिफिकेट को या डुप्लीकेट दवाइयों को डुप्लीकेट करके रिजेक्ट कर देंगी तो आपको क्या लगता है कि वो मैन्युफैक्चरर दोबारा उस लैब को सैंपल भेजेगा? कभी नहीं भेजेगा। और अगर ईमानदारी से प्राइवेट लैब्स ने काम करना शुरू कर दिया, ईमानदारी से, तो पता लगेगा कि उनका बिजनेस काफी कम हो गया है, क्योंकि मिलावट की बीमारी बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में। चाहे डिपार्टमेंट कुछ भी बोलता रहे, फूड इंडस्ट्री में, ड्रग्स इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री के लोगों से आप पूछिए कि वहां क्या गोरख धंधा चलता है। आप कुछ बड़े ब्रांड वाली कंपनियों को छोड़ सकते हैं, उनके काम करने के तरीके अलग हैं, वहां कैसे मैनिपुलेशन होता है वो खेल दूसरा है। लेकिन सीधी सीधी मिलावट वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहते, वो बदनामी नहीं झेलना चाहते, वो और एडवांस टेक्निक अपना लेंगे कुछ और करने की, जो इंस्पेक्टर्स और लैब्स को पकड़ में नहीं आएंगी। वो तरीके अलग हैं। लेकिन कोई भी बड़ी ब्रांडेड कंपनी नहीं चाहेगी कि वो कानून के दायरे में आए और उसके प्रोडक्ट्स को डुप्लीकेट या जाली या सबस्टैंडर्ड बताया जाए, क्योंकि इससे उनका स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन या उन पे बाकी जो खतरे हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कोड ऑफ कंडक्ट के लिए या गवर्नेंस के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। तो जो डुप्लीकेट काम करता है वो जनरली वो कंपनियां होंगी जो अनलिस्टेड होंगी, और ज्यादातर प्राइवेट, छोटी, मीडियम, स्मॉल कंपनीज होंगी जिनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्योंकि L1 कौन होगा? L1 तो वही होगा जो सस्ती से सस्ती दवाई दे सके, चाहे फिर वो मिलावट करके दे। इस बात को भी हमें
समझना होगा। तो पहला कंपनी, दूसरा इंस्पेक्टर्स जो सैंपलिंग करते हैं, तीसरी वो लेबोरेटरीज जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट, फेक प्रोडक्ट के गुड क्वालिटी सर्टिफिकेट दिए होंगे, और लैब्स का ये कहना बड़ा आसान होता है कि साहब हमारे पास जो सैंपल आया था वो तो ठीक था। तो आप उस डुप्लीकेट सैंपल्स या जो कॉपी सैंपल्स रखे जाते हैं, जो रिजर्व सैंपल्स रखे जाते हैं, उनको निकाल के दोबारा टेस्ट करिए। आपको पता लग जाएगा कि लेबोरेटरीज की रोल उसमें क्या थे। तीसरा आता है ऑडिटिंग कंपनीज जो क्वालिटी ऑडिट करती हैं। वो सर्टिफिकेट बांट देती हैं कि आईएसओ पास कंपनी है, हैसएप पास है, जीएमपी है। इस तरह के सर्टिफिकेट बहुत बिकते हैं बाजार में। आप जिन कंपनियों ने इन कंपनियों को, जिन सर्टिफिकेशन कंपनियों ने इन कंपनियों को ऑडिट किया है, आप उन कंपनियों की भी इन्वेस्टिगेशन करिए और ये पता करिए कि आज तक उन्होंने कितनी कंपनियों में, जिन्होंने उनको अप्लाई किया सर्टिफिकेशन के लिए, उनके सर्टिफिकेट रिजेक्ट किए। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम कंपनियां हैं जो क्वालिटी सर्टिफिकेट के पैसे लेती हैं और सर्टिफिकेशन बाद में नहीं देंगी, ये कह के कि आप सब स्टैंडर्ड हो। कोई अपने बिजनेस पे चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। तो ये भी एक गोरख धंधा इस देश में बहुत ज्यादा चल रहा है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कि जो दवाइयां डुप्लीकेट पाई गई, इसको सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना होगा कि ये किस फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर देते थे। क्या ये दवाइयां अक्सर शॉर्ट सप्लाई में पाई जाती थी, या इनकी सफिशिएंट क्वांटिटी हमेशा स्टॉक में रहती थी? मेरा अनुमान ये है कि ये दवाइयां अक्सर शॉर्ट सप्लाई में आपको मिलेंगी, और ये भी एक चाल होती है। ये शॉर्ट सप्लाई में होने से क्या होता है कि जो अथॉरिटी लोकल परचेज ऑफिसर्स को, लोकल मेडिकल डायरेक्टर्स को, हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर्स को दे दी जाती है कि आप लोकल परचेज करें, तो वहां पे फिर घपला शुरू हो जाता है, क्योंकि पेशेंट्स को आप मना नहीं कर सकते। इन्वेंट्री में आपके पास दवाई नहीं है, तो ऑन द स्पॉट इमीडिएट परचेज का ऑथराइजेशन डायरेक्टर्स को दिया जाता है, और सारा घपला वहीं शुरू होता है। अब सवाल यह होगा कि इमीडिएटली डायरेक्टर साहब कंपनी के एजेंट को या होलसेलर को फोन करेंगे कि हमें आप 50 डब्बे भिजवा दीजिए, और यह भी हो सकता है कि ऑर्डर हुआ 50 का, बिल आया 50 का, लेकिन डब्बे आए 30। कौन गिन रहा है? कैसे आप पता लगाएंगे कि किस मरीज को कितनी गोलियां दी गई, किसने खाई, किसने छोड़ दी? बहुत मुश्किल है। तो यह भी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग है वो क्या था, और जो ऑर्डरिंग है वो बार बार कौन कर रहा था। उस अधिकारी के पर्सनल घर के एसेट्स की जांच, उसके बैंक अकाउंट की जांच करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे व्यापारी जो फ्रीक्वेंसी में बिल मैनिपुलेट करके कंसाइनमेंट कम देते हैं, स्पूरियस प्रोडक्ट देते हैं, वो बगैर रिश्वत के तो ये काम चलेगा नहीं, क्योंकि अकेला तो वो खा नहीं सकता, उसको भी बांटना है। तो उन डायरेक्टर्स को जो लगातार ऐसी कंपनियों को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑर्डर देते जा रहे हैं, उनके एसेट्स की भी जांच की जाए। इससे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वो है कि जो पेमेंट अप्रूव करता है, जो व्यक्ति पेमेंट अप्रूव करता है, वो क्या फ्रीक्वेंटली करता है, या वो भी रुक रुक के करता है? अगर पेमेंट स्पूरियस प्रोडक्ट्स की तुरंत हो जाती है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये पूरा कार्टेल काम कर रहा है। अगर उसकी पेमेंट डिले होती है, तो भी आपको समझ आना चाहिए कि बगैर कमीशन के पेमेंट रिलीज नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो पेमेंट सिस्टम है, कौन अप्रूव कर रहा है, कौन क्वालिटी चेक कर रहा है, कौन क्वांटिटी चेक कर रहा है, कौन पेमेंट अप्रूव कर रहा है, कब डिलीवरी हुई, इसके बीच में टाइम लैग कितना है और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्या वो टीम सेम है या हर बार बदल जाती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई के पास बहुत इंटरेस्टिंग काम है, लेकिन ये जांच से सीबीआई को ये बताना चाहिए कि आने वाले दिनों में इसको रोकने के लिए वो क्या कदम उठा रहे।
फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।